हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे और नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम नॉर्मलिटी और मिक्स नॉर्मलिटी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उन पे बात करते हैं। तो चलिए नॉर्मलिटी पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मलिटी देखिए, नॉर्मल अब नॉर्मलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी सॉल्व करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कंटेनर लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या करा हमने, एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन किसके मिलने से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से बना है। तो इसमें जो वाटर लिया मैंने, वाटर की क्वांटिटी मान ली मैंने x ml, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट x ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, x ml, और सॉल्वेंट क्या ले रखा हमने यहाँ पर H2O। यानी सॉल्यूशन के बनाने से पहले कंटेनर में हमने जो सॉल्वेंट लिया उसका वॉल्यूम मान लिया हमने x ml भी हमें पता पड़ जाएगा कितना है। अभी धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और सारी वैल्यू सॉल्व बताते हैं क्या क्या है। तो कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट लिया उसको वॉल्यूम को x मान लिया। अब इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें सॉल्यूट मैंने डिसॉल्व किया और सॉल्यूट कौन से ले लिया, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH। तो 4 ग्राम NaOH को सॉल्वेंट के x ml में मैंने डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया और जो सॉल्यूशन बना है वो कंप्लीटली बन गया 100 ml। तो सॉल्यूशन कितना बना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बराबर है 100। तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी हमने क्या करा है, सॉल्वेंट के x ml लिए, उसमें सॉल्यूट के 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व किए और कंप्लीट सॉल्यूशन कितना बन गया हमारा 100 ml है। अब इस सॉल्यूशन की हमें नॉर्मलिटी सॉल्व करनी है। तो ये सारी चीजें बन गई है। अब देखिए इसकी नॉर्मलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट x ml मान लिया। x ml भी अब सीधे जो आता है x ml कितना है, x ml कितना होगा, टोटल वॉल्यूम 100 है, उसमें सॉल्यूट कितना 4 ग्राम NaOH। तो अब ये क्या है, जो वॉल्यूम 100 ml है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के अमाउंट उसके अंदर है। तो सॉल्यूट अमाउंट कितनी है 4 ग्राम, तो बाकी सॉल्वेंट ही, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा 96 ml इसके अंदर है। तो x बराबर कितना होगा 96 ml। तो ये हम लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया 96 ml हो गया जो सॉल्वेंट लिया है। अब इसकी नॉर्मलिटी क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH are present in 100 ml solution, 100 ml solution। तो find normality, find normality of solution। तो अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया हमें उसकी नॉर्मलिटी सॉल्व करनी है। तो नॉर्मलिटी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू को धीरे धीरे लाते हैं, सॉल्व देखते हैं क्या क्या वैल्यू। तो सॉल्यूट क्या है NaOH, तो NaOH में सोडियम एटम एक है, ऑक्सीजन एटम एक, हाइड्रोजन एटम भी एक है, लेकिन सोडियम का एटम वेट कितना 23, ऑक्सीजन का एटम वेट है 16, हाइड्रोजन का एटम वेट होता है 1।
तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं पहले हम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स भाग ले रहे हैं उनके एटम वेट को हम जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। Na का एटम वेट कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 6 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 और ये 4, यानी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 40। अब क्योंकि हमें नॉर्मलिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है W/E × V इन लीटर। तो अब हमारे पास स्मॉल w तो है, स्मॉल w कितना 4 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉलिड 4 ग्राम है। वॉल्यूम भी हमें पता है 100 ml बना हुआ है। अब हमें E चाहिए, E क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट वेट को सॉल्व करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी पता होनी चाहिए, और बेस है तो उसकी एसिडिटी पता होनी चाहिए। अब जो हमारा है सॉल्यूशन बना है, तो जो 4 ग्राम NaOH को x ml वाटर में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन 100 ml बना है वो कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, क्योंकि हमने सॉल्यूट क्या ले रखा बेस, तो क्या होगा बेसिक मीडियम में होगा, और इसकी pH सॉल्यूशन क्या होगी 7 से ज़्यादा होगी। तो ये तो इसके इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले NaOH को एक्वस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जब इसको एक्वस फॉर्म में लाते हैं तो वाटर के अंदर ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो NaOH को जब हमने वाटर में डाला, तो वाटर में डालने पर सोडियम आयन एक बनेगा और एक बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर क्या है, वाटर में उसमें डिसॉल्व है, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो मूव कर रहे हैं। अब जितने भी यहाँ पे अगर मान लीजिए OH नेगेटिव आयन, जितने भी OH नेगेटिव आयन यहाँ फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो वही इसकी कहलाएगी एसिडिटी। और मान लीजिए एसिड लेकर सॉल्यूशन बनाते तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन निकलते, जितने भी H पॉजिटिव आयन निकलते वो कहलाते हैं उसकी बेसिसिटी। तो अगर यहाँ पे बेस है और बेस में OH नेगेटिव आयनों की संख्या को कहते हैं हम एसिडिटी। तो कितनी एसिडिटी हुई इसकी, यहाँ पे एसिडिटी आ जाएगी, एसिडिटी बराबर है 1, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ OH नेगेटिव क्या होते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, यानी OH आयनों की जितनी संख्या होगी वो उसकी एसिडिटी होगी। तो OH नेगेटिव रहेगा तो एसिडिटी 1 होगी। अब इसके इक्विवेलेंट वेट सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या आ जाएगा एसिडिटी। एसिडिटी मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने 40, ये निकला मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m, और अपॉन में एसिडिटी कितनी आ रही है इसकी 1, तो 1 रख देंगे, तो 40 में 1 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर, ये भी 40 है। तो इक्विवेलेंट वेट भी 40, मॉलिक्यूलर वेट भी 40। तो अब ये ध्यान रखना, जिस सॉल्यूट का या जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों समान हो, सेम हो, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों सेम रहेंगी। अब एसिडिटी 1 आ गई, इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास। अब देखो सारी वैल्यू आ गई, W भी हमें पता है, E भी पता है, V भी पता है। अब इसमें इनको वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसमें देखिए क्या, ये वाला इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आ गया हमारा। अब सारी वैल्यू एक बार इनको पुटअप कर लेते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इसका 40, इक्विवेलेंट वेट भी कितना है इसका 40, एसिडिटी कितनी आई 1, एसिडिटी आ गई इसकी 1, यानी OH नेगेटिव कितने थे इसमें, नंबर ऑफ OH नेगेटिव
नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब देखो वेट ऑफ सॉलिड कितना लिया हमने, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH। कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V 100 ml है, और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास ये है 40। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी, इक्विवेलेंट वेट भी, वैल्यू रखते हैं और नॉर्मलिटी सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल N बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 4 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना सॉल्व हो गया है 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml। इसको अब वहां पे फॉर्मूले में हमारा V है लीटर में, लेकिन क्वेश्चन में किस में दे दिया, ml में। आपको बताया था कि वॉल्यूम ml में है, इसको लीटर में बदलना है, तो 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं। 1000 में यहाँ जब डिवाइड करोगे ml को लीटर में बदलने के लिए, तो 1000 ऊपर चला जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई में, ये 1000 आ गया। अब देखो 3 0 से 2 0 ये गई, 1 0 ये गई, तो 4/4 बचे, कितना बचा 4/4, 4 से 4 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1। तो ये जो सॉल्यूशन बना इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, नॉर्मलिटी आ गई 1। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसकी नॉर्मलिटी 1 आई। तो जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 होती है उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। हमने कौन सा सॉल्यूशन बना दिया, नॉर्मल सॉल्यूशन बना दिया। इसकी नॉर्मलिटी अगर 1/2 आ जाती है तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाता है, 1/10 आ जाती है तो इसी नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाता है। ये सब चीज़ें हम नोट करा चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नॉर्मलिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यानी मान लीजिए वॉल्यूम है हमारे पास 200 ml, 200 ml और मोलरिटी है इसकी 0.2। तो कोई सॉल्यूशन बनाया हमने, अब जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना बनेगा 250 ml, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कितना बना लिया 250 ml। अब जो सॉल्यूशन 250 ml बना है उसमें सॉल्यूट भी है और उसमें सॉल्वेंट भी है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, यानी सॉल्यूशन हमने 250 ml जो बनाया है, अब मान लीजिए उसकी मोलरिटी मुझे 0.2 करनी है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जो सॉल्यूशन हमने बनाया 250 ml, उसकी मोलरिटी मुझे 0.2 मोलरिटी बनानी है, यानी उसकी मोलरिटी 0.2 करनी है इसकी। तो अब इसमें कितने H2SO4 इसमें डिजोल्व करें, यानी H2SO4 का कितना वेट हम इसमें मिलाएं कि इसकी नॉर्मलिटी 0.2 हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब इसकी नॉर्मलिटी मुझे 0.2 करनी है, तो मैं इसमें कितना वेट ऑफ सॉल्यूट मिलाऊं, वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने ले लिया H2SO4। तो सॉल्यूट क्या रखा मैंने यहाँ पर H2SO4। अब इसमें H2SO4 देखो, ये एक फिर डायग्राम बना लेते हैं। ये कंटेनर लिया और मैंने इसमें क्या बना लिया, सॉल्यूशन बन गया 250 ml क्या है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मलिटी मुझे कितनी करनी है 0.2 लानी है, यानी इसकी नॉर्मलिटी नहीं मोलरिटी, इसकी मोलरिटी मुझे 0.2 बनाने के लिए कितना वेट ऑफ सॉल्यूट मैं इसमें डिसॉल्व करूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर हमारा H2SO4, यानी सॉल्यूट यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया सही तरह। अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी एक सॉल्यूशन बनाया है 250 ml में, अब उसकी मोलरिटी मुझे कितनी करनी है 0.2। तो 0.2 मोलरिटी बनाने के लिए मुझे कितना उसमें वेट ऑफ H2SO4 मिलाऊं, इसकी मोलरिटी 0.2 आ जाए, यानी सीधे सीधे हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया था। पहले देखिए मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है,
W बराबर NeV अपॉन में आ जाएगा 1000, लेकिन 1000 अपॉन में जब आएगा जब V आपको वॉल्यूम किस में दे रखा हो, ml में दिया हो। ठीक है, अब W क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट है, N क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब देखो हमें सॉल्व करने के लिए नॉर्मलिटी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो हमारे पास कितना है V, तो इसको रख लेते हैं। V कितना हुआ हमारे पास 250, मोलरिटी कितनी 0.2, इसको एक तरफ वैल्यू को एक तरफ पुट अप कर लेते हैं, यानी यहाँ से V है मेरे पास 250 ml और मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.2 और सॉल्यूट क्या ले रखा हमने, सब किसके लिए 4 H2SO4, ये किसके लिए सर 4 H2SO4, H2SO4 किसके रूप में, यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में, सॉल्यूट। तो अब देखो हमारे पास V भी आ गया, मोलरिटी भी आ गई, अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मलिटी। और आपको मैंने कल सॉल्व कराया था कि अगर नॉर्मलिटी मोलरिटी कहीं दी हुई है और उसको नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में हमने एक रिलेशन सॉल्व किया था, और वो रिलेशन क्या है अब उसकी आज यहाँ पे जरूरत है। तो क्या होता है वो, नॉर्मलिटी बराबर होती है, नॉर्मलिटी बराबर n स्मॉल n टू मोलरिटी, ये फॉर्मूला है। नॉर्मलिटी बराबर स्मॉल n इंटू मोलरिटी, n क्या है यहाँ पर, एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, अब देखिए मोलरिटी है, लेकिन ये ध्यान रखना हर जगह जरूरी नहीं है कि मोलरिटी 1 ही हो 2 हो, डिपेंड करता हो कितना H पॉजिटिव आयन अपने अंदर से रिलीज करता है या कितने OH नेगेटिव अपने अंदर से रिलीज करता है, उसकी नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे हम, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ये 2H पॉजिटिव, और बाकी क्या बचेगा SO4 पर 2 नेगेटिव, यानी ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन है। H2SO4 को जब डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से पहले एक H पॉजिटिव निकलेगा और सेकंड स्टेप में दूसरा H पॉजिटिव निकलेगा, टोटल सॉल्यूशन के अंदर 2 H पॉजिटिव निकलेंगे, और नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव आयनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी यहाँ कितनी होगी 2, तो बेसिसिटी आ गई यहाँ पर 2, ये वाली। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, बेसिसिटी कितने हैं, नंबर ऑफ H पॉजिटिव है, तो बेसिसिटी 2 आ गई। अब इस वाले फॉर्मूले में मान रख दो और नॉर्मलिटी आ जाएगी, तो नॉर्मलिटी बराबर स्मॉल n क्या हमारे पास 2 इंटू मोलरिटी क्या है 0.2, तो बराबर कितना आ गया 0.2, यानी नॉर्मलिटी आ गई 0.2। नॉर्मलिटी भी सॉल्व होगी, देखो नॉर्मलिटी भी आ गई। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट क्या आते हैं, और इक्विवेलेंट वेट अब तो आसान हो गया। इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में बेसिसिटी, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1, दिखाई नहीं दे रहा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 1, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 1 और सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। ठीक है, ये तो हमें पीरियोडिक टेबल में सब पता है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है। अब इसके देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं,
तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 1:2। हाइड्रोजन का एटम वेट 1 है, 1:2। सल्फर का कितना हो गया, सल्फर का 32 प्लस एक ऑप्शन का 16, तो 4 ऑप्शन का 64 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 2 6 और 2 8, ये आ गया 8 और ये जाएगा 6 और 3 9, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इसका 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। बेसिसिटी कितनी है हमने सॉल्व कर रखी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका 98/2 कितना हो जाएगा 49। तो अब हमें इक्विवेलेंट वेट भी मालूम हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना जिस एसिड की बेसिसिटी अगर 1 है उसे कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, और बेसिसिटी 2 है जिस एसिड को उसे कहते हैं डाई बेसिक एसिड, और अगर बेसिसिटी 3 है एसिड के ट्राई बेसिक एसिड होते हैं। तो अब H2SO4 आपको पता चल गया होगा कौन सा बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड, यानी जिसकी बेसिसिटी 2 है। इसके बाद अब देखो हमारे पास नॉर्मलिटी आ गई, इक्विवेलेंट वेट आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें ऊपर से जगह बना लेते हैं ऊपर और सॉल्व करते हैं। तो W बराबर NeV/1000 और V किसमें हमारे हैं M। तो नॉर्मलिटी कितनी है हमारे पास 0.4, तो 0.4 रख दिया इनटू इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम है 250 ml, और लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से हमने क्या किया इसमें डिवाइड कर दिया, पॉइंट को हटाने के लिए भी एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब ये 25 बन जाए 25 और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 चौका 100 और ये आ जाएगा यानी 40, यानी कितना आ गया 40, क्योंकि यहाँ पे कितना 1000। अब देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जाए 4 और 4 10 जा 40, ऊपर कितना बचा 49, तो 49/10 तो कितना आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 4.9 ग्राम, यानी जो सॉल्यूशन बनाया 250 ml में हमने उसकी मोलरिटी 0.2 करने के लिए हमें उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व करना पड़ेगा 4.9 ग्राम उसमें डिजोल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अब जैसे फाइंड नॉर्मलिटी, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलरिटी सॉल्यूशन, 1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, यानी अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया कितनी मोलरिटी है उसकी 1, और किसको लेके बनाया H3PO4। H3PO4 यहाँ पे सॉल्यूट है और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें उसकी मोलरिटी कितनी ली हमने 1। अब इसकी हमें क्या सॉल्व करनी है नॉर्मलिटी। H3PO4 हाइड्रोजन एटम कितने 3, फॉस्फोरस एटम है 1, ऑक्सीजन एटम कितने 4, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ए ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं जिसमें OH ग्रुप, कौन सा जिसमें OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप जब मान लीजिए नॉन मेटल है, नॉन मेटल में जब OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा, यानी जब OH ग्रुप डायरेक्ट नॉन मेटल से जुड़ा होगा उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं, और जितने उसमें ऑक्सी एसिड में जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव होते हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी बन जाती है। तो H3PO4 देखते हैं कौन सा बेसिक एसिड है, कितना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है। तो H3PO4 के अब ये ध्यान रखना बहुत सारे ऑक्सी एसिड ऐसे होते हैं कि हम उनके फॉर्मूले को देख करके हम उनकी बेसिसिटी सही नहीं बता सकते, कहीं कहीं पे क्या हो जाती है गलत हो जाती है। H3PO4 में देखिए बताते हैं, पहले इसकी ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसमें नॉन मेटल को रख लेंगे बीच में, नॉन मेटल क्या है फॉस्फोरस, और हर ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन
एक ऑप्शन क्या होगा, नॉन मेटल से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। एक ऑप्शन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। तो बात समझिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको ध्यान रखना ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जिनमें OH ग्रुप सीधे नॉन मेटल से जुड़ा होगा ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऑक्सी एसिड के यानी ऑक्सी एसिड के बेस एसिड हम सीधे उसके डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बता सकते, उसकी हमें पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना, आपको नॉन मेटल को बीच में रखना और एक ऑक्सीजन को उसमें डबल बॉन्ड से जोड़ना। हर उसमें नॉन मेटल से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जरूर होगा। अब यहाँ से देख लेंगे कितने ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन तो हमने ऐड कर दिया, कितने ऑप्शन बचे 3, तो 3 ऑप्शन बचे और 3 हाइड्रोजन। तो देखो कितने OH ग्रुप बने, 3 ऑप्शन 3 हाइड्रोजन, तो 3 ऑप्शन में 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 OH ग्रुप बने, तो 3 OH ग्रुप को डायरेक्ट जोड़ दो नॉन मेटल से। तो एक OH ग्रुप ये आ गया, दूसरा OH ग्रुप ये आ गया और तीसरा OH ग्रुप आ गया ये वाला। तो ये इसके H3PO4 की हुई स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी यानी केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या है, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। अब जहां से बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है, बॉन्ड वहां से ब्रेक होगा जहां दो एटम्स के बीच में पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। जहां पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड वहां सबसे वीक होता है, वहीं से टूट जाता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो पोलैरिटी यहाँ पे कैसे बनी है, OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं OH और ये भी क्या है HO। पोलैरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पोलैरिटी तो यहाँ पे बॉन्ड इसका सबसे वीक है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव बनेगा, ये पार्शियली नेगेटिव, सब पे ऐसे आ जाए, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो H3PO4 का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो जितने OH ग्रुप हैं, ध्यान रखना जितने OH ग्रुप हैं, यानी OH ग्रुप में हाइड्रोजन H पॉजिटिव वहीं से निकलेगा जहां वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और कहीं से H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। यानी एसिडिक हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, जहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। अगर डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन कभी भी H पॉजिटिव बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी कम रहती है और हाइड्रोजन आयन उसको वहाँ से रिलीज नहीं कर पाते, यानी फॉस्फोरस हाइड्रोजन को आसानी से अपने से रिलीज नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है। अब देखो H3PO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H3PO4, H3PO4 के वीक एसिड है। तो पहले इसके देखो ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, तो ये बनेगा H2PO4 पर जितने हाइड्रोजन आयन निकालेंगे उतना पॉजिटिव बन जाएगा। फिर H2PO4 पर 1 नेगेटिव, फिर इसमें से क्या होगा HPO4 पर 1 नेगेटिव, फिर एक H पॉजिटिव निकल गया। फिर क्या बचा HPO4 पर 1 नेगेटिव और ये क्या बनेगा फिर PO4 का आ जाएगा 3 नेगेटिव और फिर प्लस H4। तो देखो H3PO4 में पहले एक हाइड्रोजन प्लेस किया, जितने हाइड्रोजन अपने से अलग करते रहेंगे उतना उस पर नेगेटिव आते रहेंगे, तो 1 नेगेटिव या 1 नेगेटिव में से फिर एक हाइड्रोजन आयन निकाला, यानी ये 2 नेगेटिव बन जाएगा। एक पहले से था, एक और कम कर दिया तो 2 नेगेटिव बन गए। अब यहाँ 2 नेगेटिव है इसके पास, अब 2 नेगेटिव हैं उस पर, 2 नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन और अलग कर दिए, तो फिर 3 नेगेटिव और एक H पॉजिटिव। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिन लीजिए कितने, 1 2 3, और H पॉजिटिव आयन की संख्या क्या है उसकी बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी होगी यहाँ पर 3, बेसिसिटी बराबर होगी इसकी। तो अब ये जो एसिड हमने लिया जिसका हमने सॉल्यूशन तैयार किया H3PO4 की बेसिसिटी 3, तो इसका मतलब एसिड हमारा कौन सा हुआ, ट्राई बेसिक एसिड है जिसकी बेसिसिटी 3 है, यानी 3H पॉजिटिव। जितने H पॉजिटिव आयन इसमें ज़्यादा 3 हो जाएंगे उतनी क्या होगी, उतनी यानी उतनी उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो जल्दी उसमें क्या होगा, कम, जो एसिड जल में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो हालांकि यहाँ पे वीक एसिड है क्योंकि जल में क्या है पार्शियली रूप से डिजोल्व हो रहा है। तो बेसिसिटी कितनी आ गई इसकी 3। अब देखो हमें क्योंकि नॉर्मलिटी सॉल्व करनी है, दे रखी है मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी से मोलरिटी सॉल्व करने के लिए हमें वही फॉर्मूला चाहिए, बेसिसिटी चाहिए।
तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, नॉर्मेलिटी इनटू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलरिटी, इनटू मोलरिटी। बेसिसिटी कितनी है हमारी 3 और मोलरिटी कितनी है उसमें 1, तो बराबर कितनी नॉर्मलिटी हो जाएगी 3n हो जाएगी। यानी अब नॉर्मलिटी H3PO4 की कितने गुना होगी 3 गुना होगी, क्योंकि उसकी बेसिसिटी कितनी आ रही थी 3, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 3n। ठीक है, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी दे रखी है और नॉर्मलिटी सॉल्व करने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला आपका ये वाला रखेगा। यहाँ पे एसिडिटी भी आ सकती है, अगर आपका बेस है तो एसिडिटी आ जाएगी, और एसिड है तो बेसिसिटी आ जाएगी, इसलिए हमने उसको यहाँ पे क्या मान लिया स्मॉल m। स्मॉल m को कह सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिटी या नंबर ऑफ बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर कह सकते हैं। तो अब हमें बेसिसिटी ये होगी, अगर मान लीजिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी दे रखे हैं, बेसिसिटी पूछ लगे तो फिर क्या करेंगे, नॉर्मलिटी में ये वाला मल्टीप्लाई में ये इसके अपॉन में चला जाएगा, बेसिसिटी निकल के आ जाएगी। अब ये तो हुई नॉर्मलिटी की बात, यानी ये निकल के आ गई। अब देखो एक बात और है, ये ध्यान रखना, हमें एसिड देखना है, मोनोबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, क्या है। अगर यहाँ पे आपकी बेसिसिटी आ जाती है 1 किसी भी एसिड के लिए, यानी कोई एसिड आपने ऐसे लिया जिसकी बेसिसिटी 1 आ जाएगी, तो जब यहाँ 1 रखोगे 1 से मोलरिटी मल्टीप्लाई करोगे तो मोलरिटी आ जाएगी। तो जिस एसिड की बेसिसिटी 1 होगी उस एसिड की नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। और यहाँ बेसिसिटी आ जाती है 2, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी मोलरिटी का 2 गुना बढ़ जाएगी। मोलरिटी बेसिसिटी आ जाती है जैसे यहाँ 3, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी का कितना गुना बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 3n हो जाएगा। तो डिपेंड करता है बेसिसिटी पे क्या, लेकिन ये ध्यान रखना बेसिसिटी 1 वाले जरूर ध्यान रखना। कहीं के क्वेश्चन में मोलरिटी दे देता है और उसकी बेसिसिटी 1 रख लेता है, तो हम मोलरिटी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, नॉर्मलिटी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये तो H3PO4 की बात हुई। हाँ, एक और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे H3PO3 है, H3PO3, इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस, और यहाँ अगर 4 कर देंगे ऑप्शन तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। अब H3PO3 को अगर हम देखें तो अगर इसी के फॉर्मूले से पता लगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयन है, तो इसको हम ये इसके यानी इसको देख के यहाँ से लग रहा है कि इसकी बेसिसिटी 3 होगी। तो आपको मैंने बताया था जरूरी नहीं है उसके फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन आयन हो उतनी ही उसकी बेसिसिटी हो। तो देखिए कैसे है, यहाँ पे वो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो H3PO4 की स्ट्रक्चर बना लो, नॉन मेटल को बीच में रखा, एक ऑक्सीजन को क्या जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, बीच में नॉन मेटल रखा, एक ऑक्सीजन को, हर ऑक्सीजन एसिड में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब देखो कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पेयर बने, एक ऑक्सीजन तो हमने निकाल लिया, यहाँ आ गए, वहाँ कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिला दो, उसमें कितने OH बन जाएंगे, 2, तो 2 OH बन गए, एक OH ये बन गए, एक OH ये बन गया। अब देखो दोनों ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन तो आ गए, एक तो पहले से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 2 हमने यहाँ पेयर बना लिया हाइड्रोजन से। अब एक हाइड्रोजन बचा, जो भी हाइड्रोजन बचे वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, नॉन मेटल से। अब देखो इसकी यानी पोलरिटी, यानी मैंने आपको बताया तो ऑक्सीजन एसिड में जितने OH ग्रुप हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। ये वाला ध्यान रखना, ये H पॉजिटिव आयन के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पोलरिटी बहुत कम है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पोलरिटी बहुत ज़्यादा, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, 2 H पॉजिटिव इसमें से निकलेंगे, और जितने H पॉजिटिव निकलेंगे उसकी बेसिसिटी होगी, तो यहाँ बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, 2। देखते हैं कैसे बनती है, H3PO3, ये भी वीक एसिड है, वीक एसिड को ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये बनेगा H पॉजिटिव, क्या बना देते हैं, चलो H2PO3 पर 1 नेगेटिव, एक हाइड्रोजन आयन ये निकलेगा। फिर है, अब ये वाला हाइड्रोजन आयन हमने इसमें से अलग कर दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन आयन निकाल दिया, ये तो होगा 1। अब के ये वाला हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं, ये नंबर 2 हो जाएगा,
यानी यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव। तो ये बनेगा H2PO3 पर 1 नेगेटिव, फिर ये निकला HPO3 पर कितना आ जाएगा 2 नेगेटिव, और फिर प्लस H पॉजिटिव। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, इसकी बेसिसिटी आ जाएगी 2। तो कितनी आ गई बेसिसिटी इसकी, तो इसका मतलब ये कौन सा एसिड हुआ, डाई बेसिक एसिड। और पहले वाला कौन सा था, ट्राई बेसिक एसिड, तो ये कौन सा हुआ, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, यानी जिसकी बेसिसिटी 2 होती है, ठीक है। डाई माने 2, बेसिसिटी जिसकी बेसिसिटी 2। तो डाई ध्यान रखना, H3PO3 इज ए डाई बेसिक एसिड एंड H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन लिख के और उसकी बेसिसिटी 3 कर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना बेसिसिटी इसकी कितनी है, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन देखते हैं ये। अब मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया हमने, सॉल्यूशन अलग अलग बनाए, एक कंटेनर ए लिया ए, एक कंटेनर ए लिया बी, और एक कंटेनर और लिया सी। थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, ये बना लिया बी, ये बना लिया सी, ठीक है। मैंने 3 डिफरेंट एसिड लिए और तीनों एसिड का सॉल्यूशन अलग अलग बना लिए। ये एसिड 1 ले लिया, एसिड 1 का सॉल्यूशन है, ये एसिड 2 का सॉल्यूशन है, ये एसिड 3 का सॉल्यूशन है। तो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बना लिया HCl, और ये किसका बना लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन, और ये बना लिया मैंने HNO3 का सॉल्यूशन। यानी 3 कंटेनर में मैंने तीनों डिफरेंट एसिड के 3 सॉल्यूशन बना लिए। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, इसको हमने क्या मान लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन 1 बन गए, ये सॉल्यूशन 2 बन गए, और ये सॉल्यूशन 3 बन गए, ये सॉल्यूशन 3। ये HCl एसिड का सॉल्यूशन है, H2SO4 का, HNO3 का। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन फर्स्ट बना है इसकी नॉर्मलिटी है, यानी वॉल्यूम है पहले V1, इसका वॉल्यूम है 50 ml, इसका वॉल्यूम मान लेंगे V2, इसका वॉल्यूम है 25 ml, और ये जो बना है V3, इसका वॉल्यूम है 40 ml। ये वाला यानी 3 सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है कि जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम 50 ml है। सॉल्यूशन 2 में जो वॉल्यूम है उसको V2 मान लिया, वो कितना 25 ml। सॉल्यूशन 3 जो बना है उसका वॉल्यूम क्या है V3 मान लिया, और वो कितना 40 ml।